नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और शुरुआत करेंगे खबरों की। और आज आपको बताएंगे कि इस वक्त उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास चल रहा है। सबसे पहले जानकारी लेंगे हमारे विशेष संवाददाता अनूप मिश्रा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अनूप जी, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ खास चल रहा है? जी इसका देखें, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार पूरी तरीके से कमर कसे हुए उसी की तरह विपक्षी पार्टी भी कहीं भी पीछे नहीं है। विपक्षी पार्टी में मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने जो है चुनाव की तैयारियों को देखते हुए विपक्ष पे हमला बोला। मायावती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के अंदर एक होड़ मची हुई है हिंदुत्ववादी पार्टी बनने के लिए कि कौन कितना हिंदुत्ववादी पार्टी है। लेकिन इसके साथ साथ में क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए जिस तरीके से ज्यादा पूजा पाठ करके दिखाने के लिए जो होड़ मची हुई है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में, उसमें जो अन्य धर्म है उनको लेकर कहीं न कहीं एक शंका पैदा की जा रही है और उनको इग्नोर किया जा रहा है, इनको नजरअंदाज किया जा रहा है। तो ये अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के राहुल गांधी के द्वारा जो पहले लगातार जो है जनेऊ पहना जा रहा था और मंदिर मंदिर जाते थे और भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप को पूजा पाठ और मंदिर बनवाने में लग रही है, तो उसको कहीं ना कहीं ये ध्यान देना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कि सरकार में केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, तो उसको अन्य धर्मों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ में मायावती ने ये भी कहा कि जो अन्य धर्म है उनके जो प्रतीक हैं, उनके जो स्मारक हैं, उनके जो राष्ट्रीय धरोहर है उनको भी संरक्षित करने का काम वैसे ही करना चाहिए जैसे अन्य धर्मों की तरह में किया जाता है। साथ साथ मायावती ने विपक्ष पे हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा की डबल इंजन की जो सरकार है, मध्य प्रदेश में है, पंजाब में, वो आपका महाराष्ट्र में है, तो उसमें वहां पे आदिवासी दलितों और पिछड़ों के साथ में और मुसलमानों के साथ में जो भेदभाव हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसको सरकार को देखना चाहिए, प्रधानमंत्री को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि आज कहीं न कहीं जो महाराष्ट्र में है राष्ट्र पर शासन लगाने की मांग चल रही है, तो ये ठीक नहीं है। सभी धर्मों को मानना चाहिए। बसपा जो बहुजन समाज पार्टी है वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करती है और बराबर जो है उनको मानती है। जी बिल्कुल अनूप जी, लेकिन जिस तरह से मायावती धर्म को लेकर बात कर रही हैं, धर्म वो अब मुद्दे पर बात कर रही है क्योंकि उतना हमने देखा नहीं है, बसपा उतना अग्रसर नहीं होती। चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो बसपा भी अब आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या लगता है आपको, धर्म वाले मुद्दे पर मायावती बात कर रही है, कितना प्रभाव इसका पड़ेगा लोकसभा चुनाव पर? देखिए इसका ऐसा है कि पिछले अभी स्थानीय निकाय जो चुनाव हुए हैं उसमें भी मायावती ने जो मुसलमानों को और काफी टिकट दिए थे, तो बसपा भी कहीं न कहीं मुस्लिम और दलित के गठजोड़ को बना करके आगे बढ़ना चाह रही है। उसको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये अगड़ा पिछड़ा को लेके चल रही है, तो क्यों ना हम जो है बसपा जो है जो दलित और मुसलमान वोट बैंक पे एक सीधा निशाना करके उसको अपने साथ लेकर के और वो कहीं न कहीं अपना जो है वोट बैंक मजबूत करना चाह रही है। जी बिल्कुल अनुज जी, अब सीधा रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की और छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा बने हुए हैं। अंकित, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास चल रहा है इस वक्त, क्योंकि चुनाव का दौर भी जारी है और लगातार मौसम को लेकर, गर्मी को लेकर भी बातें सामने आ रही है। पारा तो चढ़ा हुआ है, साथ ही साथ जो गर्मी से भी लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। एक और नजर डालें तो जिस और लगातार बयानबाजियों का सिलसिला जी अलग अलग प्रदर्शनों के जरिए अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए सीधे जनता तक पहुंचने की तैयारी में जुटे हुए हैं। जिस तरह कांग्रेस की बात करें तो अभी संभागीय सम्मेलनों के जरिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का काम छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। अलग अलग संभागों में संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। राजधानी रायपुर सहित तमाम जो अलग अलग 5 संभागों में संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आज भी अंबिकापुर यानी कि संभाग में संभागीय सम्मेलन कार्यकर्ताओं विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाना है। इनको लेकर जो कार्यकर्ता हैं उनको तमाम टिप्स दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो अलग अलग तरह के और भी जो निर्देश हैं वो भी यहाँ पर जो बड़े नेता हैं वो कार्यकर्ताओं को देते नजर आता है।
इसके अलावा अगर बात करें तो भाजपा भी प्रदर्शनों के जरिए जो है जनता तक पहुंचने की तैयारी में है। अलग अलग प्रदर्शन भाजपा कर रही है। आज भी यहाँ पर जो है पूर्व में जो पीएससी का रिजल्ट जारी किया गया था, जी उसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर सीबीआई जांच की मांग की है। बता दें कि पूर्व में जिस तरह सीएफसी जो यहाँ पर जी पीएससी का रिजल्ट जारी हुआ था, उसके बाद से ही तमाम तरह के आरोप लग रहे थे। जो यहाँ पर ये रिजल्ट है उसे गलत बताया जा रहा था। जिस तरह से बात करें तो जो यहाँ पर पीएससी के चेयरमैन हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो यहाँ पर पीएससी में यहाँ पर होने की बात कही जा रही है। तो निश्चित रूप से तमाम तरह की बातें यहाँ पर सामने आई हैं। इसी को लेकर प्रदर्शन जो है आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया, बड़ा प्रदर्शन। सीबीआई जांच जो है ये मांग है कि सुप्रीम मामले पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल अंकित, चुनाव का दौर जारी है और लगातार कुछ ना कुछ प्रक्रियाएं पार्टियों की तरफ से देखने को मिल रही है। अब सीधा रुख करेंगे संजय जायसवाल की और हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं संजय जी। संजय जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी चुनावी मोड में नजर आ रही है, जिला कार्यकारिणी की भी आज घोषणा हुई और तमाम तरह की आम आदमी पार्टी की ओर से चीजें सामने आ रही, क्या कुछ खास आम आदमी पार्टी की ओर से देखा जाएगा चुनाव में? जी, मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी जो है इस समय यहाँ पर जो है आज जो लखनऊ की कार्यकारिणी है उसकी उन्होंने घोषणा की है। जो निकाय चुनाव हुआ था, निकाय चुनाव को लेकर निकाय चुनाव होने के बाद इन्होंने अपनी जो जिला कार्यकारिणी थी उसको पूरी तरीके से भंग कर दिया था। अब उसको 2024 के चुनाव को देखते हुए उन्होंने जो अपनी कार्यकारिणी फिर से निर्धारित की है। और लखनऊ में आपको बता दें 5 तहसीलें हैं, 5 तहसीलों को देखते हुए उन्होंने अपने जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष और महासचिव इस तरीके से अपने लोगों को पदाधिकारी बनाया है। और उनको कहा गया है कि जो है 2024 के चुनाव को पूरी तरीके से फोकस करिए और घर घर जाकर लोगों से मुलाकात करिए। आम आदमी पार्टी का जो अपना एजेंडा है, अपने एजेंडे को बताइए कि हमारी जो आम आदमी पार्टी है किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। और जैसे कि उन्होंने ये भी साथ में कहा गया है कि जो दिल्ली है और पंजाब है, जो उन्होंने वादे किए थे उन वादों को उन्होंने पूरा किया है। वही उन वादों को पूरा जो किया गया उन वादों को आप बताइए कि आप देख सकते हो कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में किस तरीके से सरकार चला रही है। झूठे वादे नहीं करती है, जो वादे करती है आम आदमी पार्टी वो उसको पूरा करती है। इसी वजह से लखनऊ की अभी कार्यकारिणी बनाई गई है और 9 लोगों को उसमें नामित किया गया है, जो लिस्ट आपके पास है। जी बिल्कुल संजय जी, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि आम आदमी पार्टी किस तरह से अग्रसर है चुनाव को लेकर, वही हम दूसरी ओर देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है एक कार्यक्रम में वो भावुक भी हो गए थे मनीष सिसोदिया जी को लेकर। उनका कहना था कि वो एक बहुत अच्छे नेता है और उनको साजिश के दौरान जेल में डाला हुआ है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे और इसका कितना प्रभाव हमें देखने को मिल जाएगा चुनाव में? देखिए, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पुराने मित्र भी हैं और साथ में उन्होंने कई साल काम किया है। 8 साल सरकार को चलाते हुए हो गया, इन्होंने कई साल साथ में काम किया है। कभी कोई एलिगेशन उनके ऊपर नहीं लगा, लेकिन एक एलिगेशन की वजह से वो जेल में गए। तो कहीं ना कहीं उनकी जब बात करते हैं तो उनको लेकर भावुक हो जाते हैं। पुराने मित्र है, साथ में काफी टाइम से काम किया हुआ है, तो इन चीजों को लेकर भावुक होना एक स्वाभाविक सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी है वो अपने कामों को कर रही है, उसमें दिखा रही है बराबर की आम जनता से जो उसने जो वादे किए उन वादों को कहीं ना कहीं पूरा करती हुई नजर आ रही है। अभी तक आम आदमी पार्टी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी न लोकसभा विधानसभा में अपना खाता खोल पाई थी और न विधानसभा में खोल पाई थी। लेकिन अगर अभी जो निकाय चुनाव हुए तो निकाय चुनाव को लेकर जो है उसने दस्तक दे दी है, उनकी कुछ सीटें आई हैं जिससे वो जिन वादों को लेकर वो आए थे, अगर उन वादों को पूरा करते तो कहीं ना कहीं आम जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसमें अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। उनको लगेगा कि उन्होंने विश्वास हासिल किया है। जहां जहां पे आम आदमी पार्टी जीती है वहां पे जो उन्होंने वादे किया अगर उसको पूरा करती है आम आदमी पार्टी, तो स्वाभाविक सी बात है कि 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाने में कामयाब होगी। जी बिल्कुल संजय जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी चुनाव को लेकर चुनावी मोड में नजर आ रही है, अनूप जी से जानेंगे। अनूप जी, आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव में अपना खाता खोल दिया और जिस तरह से आप बसपा के बारे में बता रहे हैं कि धर्म के मुद्दे को लेकर बसपा आगे बढ़ रही है, मायावती के कई तरह के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि धर्म पर अगर हम बात करें, जिस तरह से हमने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में देखा कि बीजेपी ने पूरा जो चुनाव है, पूरा जो रुख है वो बजरंगबली की ओर मोड़ दिया था, उसके बाद भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है। बसपा प्रमुख मायावती अब धर्म के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है, इनका कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, इसका बसपा जो है लगातार ये कह रही है कि विपक्ष पे एक हमला बोलने का काम कर रही है कि
विपक्ष धार्मिक मुद्दे को रंग देने का काम कर रही है। जी भाजपा और कांग्रेस इन दोनों पे उसने आरोप लगाया है कि भाजपा और कांग्रेस हिंदुत्ववादी पार्टी बन रही है, जबकि बसपा जो है सभी धर्मों को समान मानती है। तो उनका जो बीएसपी का ये साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की अपेक्षा जो बहुजन समाज पार्टी है वो धर्म को लेकर न करके वो सभी धर्मों को समान मानती है, सभी धर्मों को लेकर चलती है। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसा विकल्प बन के उभरेगी जो सभी धर्म सर्वधर्म समभाव को लेकर के आगे बढ़ेगी। इसके साथ साथ में जो 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम लगे हुए, जिसमें आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में गोमती नगर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद रही, साथ में कई भारतीय जनता पार्टी के विधायक मौजूद रहे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जो रोजगार मेला था उसका उद्घाटन किया और करीब 354 रोजगार अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति पत्र दिए गए। तो एक सभी पार्टियां कह सकते हैं कि एक 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए एकदम लगी हुई है कि किसी न किसी तरीके से हम जनता के बीच रहें, और उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी एक आक्रामक मूड में लगी हुई है। अभी G20 का सम्मेलन हुआ है बनारस में, इसके साथ साथ तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का भी आज बनारस का दौरा लगा हुआ है। वहां पे वो टिफिन कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, लंच करें और स्थानीय नेताओं से बैठेंगे। तो ये देखा जा रहा है इसका कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन और सरकार के साथ मिलकर के 2024 चुनाव को लेकर के पूरी तरीके संजीदा है। महाजनसंपर्क अभियान जिस तरीके से किया जा रहा है, तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लगातार बैठकें किए जा रही है। जो 1 महीने का जो पूरा कार्यक्रम है उसमें बूथ स्तर पे, मंडल स्तर पे जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, युवा मोर्चा के द्वारा जब बाइक रैली निकाली जा रही है, इनको देखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा मूड में रहती है चुनावी में। लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो बसपा भी कहीं उसमें पीछे नहीं और समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं। समाजवादी पार्टी ने भी अभी अनूप जी, रोजगार मेले की हम बात कर रहे थे। रोजगार मेले के बारे में हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। रोजगार मेले के बारे में बताइए कि क्या कुछ खास रहा और कितने नियुक्ति पत्र इस दौरान बांटे गए हैं। जी इसका देखिए 354 अभ्यर्थियों को आज यहाँ पे नियुक्ति पत्र दिए गए और करीब 70,000 विभिन्न क्षेत्रों पे, स्वास्थ्य हो गया, रक्षा हो गया, आपका वित्त हो गया, अन्य बहुत सारे विभागों के करीब 70,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उसमें काफी अभ्यर्थी यहाँ है। तो ये छठा रोजगार मेला था, ये पूरे देश से था और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ पे मौजूद थी। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली किया था। लखनऊ के अन्य बड़े नेता भी मौजूद थे, विधायक भी मौजूद थे और जो अभ्यर्थी आए थे उनको 354 अभ्यर्थियों को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, जिसमें उन लोगों ने काफी खुशी जाहिर की। उन लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी में या भाजपा की सरकार में हमें जो नियुक्ति मिल रही है ये पूरी पारदर्शी। तो अनूप जी, बीजेपी जिस तरह से बेरोजगारी को लेकर काम कर रही है, रोजगार को लेकर इतने बड़े मेले का आयोजन किया जाना और फिर बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र जो बांटे गए हैं, तो मतलब अब विपक्ष को बेरोजगारी का मुद्दा तो नहीं मिलेगा चुनाव को लेकर, जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है। जी बिल्कुल, इसका सही कह रही हैं आप। देखिए विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सरकार लगातार योगी सरकार और केंद्र की जो मोदी सरकार, जिसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं, ये लगातार जो है रोजगार के मुद्दे पे भी लगातार काम कर रही है, तमाम कार्यक्रम कर रही है। इससे पहले भी रोजगार मेले के कार्यक्रम किए गए थे और अभी आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं तो 7,182 जो एनएम कार्यकर्ताओं को जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र बांटे थे। इसके साथ 2,000 को समथिंग जो है और नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। साथ में जो गन्ना किसानों को भी काफी फायदा दिया गया था। तो रोजगार के मुद्दे पे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लोक भवन में प्रतिदिन कोई न कोई ऐसा कार्यक्रम रहता है जिसमें जो है नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं। अभी यूपीएससी के जो है करीब 20 और 100 के करीब अन्य एसएससी के जो अभ्यर्थी थे, सफल हुए थे, उनको नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। तो रोजगार के मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय है, चूंकि यूपी बड़ा क्षेत्र है, 80 लोकसभा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो एक नारा था कि हम सुशासन और रोजगार दोनों को लेके चल रहे हैं और दोनों ही जिस तरह से रोजगार को लेकर बीजेपी काम कर रही है, तो युवाओं में बीजेपी की पॉपुलैरिटी भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युवा जो है वो बड़ी संख्या में फॉलो कर रहे हैं और चुनाव में अगर हम बात करें तो युवा ब्रिगेड को लेकर ही बीजेपी आगे भी बढ़ रही है। जी बिल्कुल, इसका कह सकते हैं। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डबल इंजन सरकार है
उसकी जो लाभार्थी योजनाएं हैं, उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, तो जो महाजनसंपर्क अभियान अभी 30 दिवसीय का चल रहा है भाजपा संगठन का, उसमें केंद्र के मंत्री, प्रदेश के मंत्री और जो स्थानीय नेता है और युवा मोर्चा है, वो लगातार क्षेत्र में जा करके लोगों में घर घर जनसंपर्क करके वो ये बताने का काम कर रही है कि डबल इंजन सरकार के द्वारा आपको कितने रोजगार दिए गए हैं, क्या क्या कार्य किए गए हैं, कितनी छुट्टी दी गई है, कितना सुशासन ठीक हुआ है। इनकी प्रॉपर जानकारी, पूरी तरीके से जानकारी जो है जनसंपर्क के माध्यम से जनता तक पहुंचाई जा रही है, और ये सभी संगठन और सरकार के लोग लगे हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल अनूप जी, रुक करेंगे सीधा छत्तीसगढ़ की और। अंकित, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अन्य प्रदेशों में बीजेपी की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है और युवा जो है वो बड़ी संख्या में बीजेपी के जो नेता है उनको फॉलो कर रहे हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो प्रदेश में कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है, कांग्रेस भी युवा ब्रिगेड को लेकर आगे बढ़ रही है छत्तीसगढ़ में, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भी तमाम बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। युवाओं को लेकर छत्तीसगढ़ में क्या कुछ अभी माहौल बना हुआ है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। अभी जो दल है उनका खासा जो फोकस है वो देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर भाजपा की, सभी जो दल है युवाओं पर फोकस रखे हुए, क्योंकि कई सारे ऐसे युवा हैं जो पहली बार यहाँ पर वोट डालने वाले हैं। इसके अलावा कई ऐसे भी युवा हैं जो अपने भविष्य तय करेंगे। निश्चित रूप से तमाम यहाँ पर युवा वो यहाँ पर लगे, युवाओं को साधने का काम लगातार जारी है। और इस पर फिर जिस तरह से अगर बात करें तो युवाओं को साधने के लिए कई तरह के अभियान भी संचालित किए जा रहे हैं, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा, भारत में जो पूरे एक महाजनसंपर्क अभियान भाजपा चला रही है। महाजनसंपर्क अभियान के जरिए अलग अलग जो खास लोग हैं, जो प्रसिद्धि उनके घर तक पहुंच रही है, उनसे मुलाकात कर उनके तमाम जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका बखान किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरह जो सरकार काम कर रही है। इसके अलावा प्रदेश सरकार भी अलग अलग योजनाओं के, अलग अलग अभियानों के जरिए सीधे युवा से जुड़ने के लिए तैयार है। अब भाजपा की बात करें तो भाजपा भी अभी हाल ही में जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ का अभिनेता है अनुज शर्मा, उनका यहाँ पर प्रवेश हुआ है, वे अलग अलग स्थानों में पहुंच रहे हैं। वे अलग अलग तरीके से अपने युवाओं को जो साधने की तैयारी, इस तरह अलग अलग तरह के अभियान छत्तीसगढ़ में चलाए। अंकित, जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान सामने आ रहे हैं, संभागीय सम्मेलन कह ले आप, या फिर धान खरीदी को लेकर बयान कह ले, या फिर चुनावी तैयारियों को लेकर कह ले, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस बार चुनाव होने हैं, इन बयान को लेकर अब क्या कुछ प्रक्रिया देखने को मिल रही है कांग्रेस की, क्योंकि बड़े बयान है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, काफी जो यहाँ पर तैयारी है वो जारी है, क्योंकि चुनाव अब के कुछ ज्यादा समय नहीं बचा है, काफी कम समय अब चुनाव में बचा है। कुछ समय बाद नहीं लग जाएगी। ऐसे में तमाम तरह की तैयारी अलग अलग दलों द्वारा की जा रही है। अगर बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस भी अभी संभागीय सम्मेलन कर रही है। संभागीय सम्मेलनों में कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है कि किस तरह से जनता के बीच क्या क्या योजनाएं हैं जिनको लेकर जनता के बीच लेकर जाया जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अगर बात करें ऋषिका, तो सोशल मीडिया पर खासा ध्यान देने को कहा जा रहा है। जिस तरह से रायपुर के संभागीय सम्मेलन में भी अलग अलग नेताओं के बयान सामने आए, सोशल मीडिया में किस तरह से जो है कांग्रेस पकड़ मजबूत कर सकती है, IT सेल को किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है, कार्यकर्ता किस तरह सोशल मीडिया के जरिए सीधे युवाओं से जुड़ सकते हैं। इस तरह तमाम चीजें जो है इस कार्यकर्ता सम्मेलन में, संभागीय सम्मेलन में बताया जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर रिचार्ज करने का काम कहीं ना कहीं संभागीय जी ठीक है अंकित, हम रुक करेंगे सीधा संजय जायसवाल की और लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, हम बात कर रहे थे युवाओं की पॉपुलैरिटी के ऊपर, जिस तरह से बीजेपी की पॉपुलैरिटी युवा में बढ़ती जा रही है और बड़ी संख्या में युवा जो है वो बीजेपी के नेताओं को फॉलो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात कर ले तो बड़ी संख्या में युवा जो है वो उनकी तरफ से उनको मोटिवेशन भी लगातार मिलता आ रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल कितना दिखाई दे रहा है युवाओं के बीच में? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि युवा भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर बात अरविंद केजरीवाल की करते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री की करते हैं, तो अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के जो युवा हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के काम को देखा है, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को ज्यादा पसंद करते हैं। अगर वही बात अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी अपना अस्तित्व बनाने में लगी हुई है आम आदमी पार्टी। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने वादे किए थे, अगर उन वादों को पूरा करने में कामयाब होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ उत्तर प्रदेश
कांग्रेस के अंदर भी जो है वो अपनी, जैसे मोदी की बात की जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाती है, वैसे ही कहीं ना कहीं लोकप्रियता आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर लाएगी। जी बिल्कुल संजय जी, लेकिन हम जैसा पहले भी बातचीत कर चुके हैं इस खबर के ऊपर, विपक्ष की बैठक, बड़ी बैठक होने वाली है पटना में 23 जून को, और इसको लेकर अब आप देख रहे हैं जिस तरह से बसपा प्रमुख भी आगे आ रही है, मायावती धर्म के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है और सभी पार्टियों के ऊपर निशाना वो साध रही है। अब विपक्ष की बैठक में क्या हमें नया देखने को मिल सकता है? जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये महागठबंधन इसको बोला जाएगा या महामिलावट के रूप में इसको देखा जाएगा? जी देखिए, इसको अगर विपक्ष एकजुट होता है और पूरी तरीके से विपक्ष जो है एकजुट होता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका सीधा सा नारा है कि नरेंद्र मोदी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा है और उसका कोई दूसरा कारण नहीं है। अभी उनको ये भी नहीं तय करना है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा और कौन कौन से पद पे कौन कौन सी पार्टी के लोग आएंगे। अभी इनका सिर्फ एक मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी को किसी भी तरीके से हटाना है प्रधानमंत्री की सीट से, और उसके लिए जो है पूरा विपक्ष एकजुट होने को तैयार है। और 23 तारीख को पटना में बड़ी बैठक होने जा रही विपक्ष में। अब देखना होगा कि 23 तारीख को पटना में जो बैठक होने जा रही उसमें विपक्ष की कितनी पार्टियां आती। अभी कर्नाटक जब कांग्रेस ने जीता था तो उसमें जो है कई विपक्ष की पार्टियों को नहीं बुलाया गया था, ये सभी ने देखा है। लेकिन अब ये विपक्ष जो है जो बैठक होने जा रही है, अब इसमें विपक्ष की बुलाया तो सभी पार्टियों को गया, लेकिन कौन पार्टी उसमें शामिल होती है, कौन पार्टी नहीं शामिल होती है, ये भी बड़ा मुद्दा आता है। क्योंकि विपक्ष में दो गुट बने हुए, एक गुट चाहता है कि विपक्ष जो है कांग्रेस मुक्त विपक्ष बने, एक गुट जो है वो कांग्रेस के साथ विपक्ष बनाना चाहता है। अब देखना होगा कि अगर दो गुट बनते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी को हराना शायद विपक्ष के लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर एक गुट बनता है तो इनको हराना शायद दिक्कत आएगी। अब देखना होगा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी जब भी जीतती है तो उसका जीतने का जो आकलन लगाया गया, जो कैलकुलेशन लगाया गया भारतीय जनता पार्टी के जीतने का, तो जब जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या जो भी पार्टियां हैं अगर उनके वोट बिखरते हैं तब भारतीय जनता पार्टी जीतती है। जी बिल्कुल संजय जी, देखा जाएगा कि अगर विपक्ष एकजुट होता है तो बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज साबित होगा। अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो हम सीधा रुख करेंगे अनूप जी की ओर। अनूप जी, सीएम योगी के जनता दरबार के बारे में चर्चाएं चल रही है। सीएम योगी जनता के बीच में जा रहे हैं, सीधा जनता से संवाद कर रहे हैं। जनता दरबार को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? इसका अभी आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद थे, वहां पे उन्होंने जनता दर्शन किया और एक बच्ची को खीर खिला के उसका अन्नप्राशन किया। इससे पहले भी जो जनता दर्शन किया था और स्थानीय नेताओं से मुलाकात की थी, इसके साथ साथ में जो है जो जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं देखी थी और वहां के अधिकारियों को निर्देशित किया था। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने जो कर्म क्षेत्र गोरखपुर में जाते रहते हैं, बने रहते हैं। करीब 4 दिन का कार्यक्रम उनका रहा। कल बनारस से निकल के आज वो गोरखपुर गए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है अपने क्षेत्र में बने रहे हैं। जैसे जनता दरबार हो गया, अन्य कार्यक्रमों में भी वो शिरकत कर रहे हैं। क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें जो पूर्वांचल बेल्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि पूर्वांचल बेल्ट में ठीक ठाक योगी का प्रभाव माना जाता है और इसलिए वो पूर्वांचल पे काफी फोकस करने के प्रयास में लगे रहते हैं। हमेशा की तरह देखा जाए तो एक पूर्वांचल के एक बड़े नेता के रूप में हमेशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान रही है, क्योंकि अब तो वो मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश के नेता हैं, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पूर्वांचल पे उनका काफी प्रभाव रहा है और उस पर वो बहुत ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल अनूप जी, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए धन्यवाद। तो ये हम आपको खबर बता रहे थे उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, जहां पर चुनाव को लेकर अभी सियासत गरमा रही है लगातार। जिस तरह से विधानसभा के चुनाव होने हैं और आगामी समय में यानी 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, इसको लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। सभी पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं। आप कांग्रेस देखें, बीजेपी देखें, आम आदमी पार्टी देखें या बसपा देखें, जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती अब धर्म के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही हैं। और 23 जून को आपको बता दें विपक्षी दलों की बड़ी बैठक भी होने वाली है पटना में। उसको देखकर पता चलेगा कि क्या कुछ आगे देखा जाएगा, क्योंकि एकजुट विपक्ष यदि होता है तो बीजेपी के लिए ये बड़ा चैलेंज साबित होगा। फिलहाल अपडेट्स में इतना ही। आप बने रहे वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।